नमस्कार दोस्तों, आर के वाई पीसीएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और पीएसआई सिलेबस के अकॉर्डिंग संपूर्ण सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेस। दोस्तों, हमने जो क्लासेस स्टार्ट कर रखी थी उसमें हमने राजस्थान क्लास संस्कृति और राजस्थान पॉलिटिक्स क्लासेस स्टार्ट की हुई है। और जो शाम को रोज 8 बजे हमने दर्शन शास्त्र की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। दोस्तों, दर्शन शास्त्र की क्लास जो कि जो सेकंड ग्रेड का पेपर होता है उसमें एसएसटी का, उससे जो सेकंड पेपर होता है उसका, तो उससे संबंधित वो क्लास है दर्शन शास्त्र की। तो हम दर्शन शास्त्र में भी क्लास लेकर चल रहे हैं, राजस्थान पॉलिटिक्स क्लासेस भी लेकर चल रहे हैं और राजस्थान क्लास संस्कृति की क्लासेस भी हम लेकर चल रहे हैं। जो ही हमारी क्लासें कंप्लीट होती है तो हम फिर राजस्थान क्लास संस्कृति की जगह हम राजस्थान हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे और राजस्थान पॉलिटी की जगह हम इंडिया पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे और दर्शन शास्त्र की जगह हम जो भी होगा, जो सेकंड पेपर में जैसे इकोनॉमिक्स हुआ, समाजशास्त्र हुआ और पब्लिक एड हुआ, तो इन तीनों में से एक स्टार्ट कर देंगे। तो हम जो सिलेबस हम लेकर चल रहे हैं उसको हम पूरा करवाएंगे, ये नहीं कि हम आधा करवा के छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो उस जो सिलेबस होगा उसके हिसाब से जो भी डिमांड है हर सब्जेक्ट की वो हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी जो क्लासेस चल रही थी राजस्थान क्लासेस करते हैं उसमें हमने देखा था राजस्थान के साहित्य और साहित्यकार। राजस्थान के साहित्य और साहित्यकार हमने उसमें देखा था। तो साहित्यकार में हमने पढ़ लिया था पृथ्वीराज राठौर, मैथिली शरण गुप्त पढ़ा था और विजितान देता पढ़ा था। तो जो हमारा लास्ट साहित्यकार था जो नेक्स्ट क्लास में जो पिछली क्लास हुई थी लास्ट क्लास, उसमें हमारा जो लास्ट साहित्यकार था वो था विजितान देथा। विजितान देथा के बारे में हमने देखा कि इसका जन्म कब हुआ, इसकी मृत्यु कब हुई और इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, इनकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, इनको कब पुरस्कार दिया गया और जो इनके अलग अलग रचनाएं वो कौन कौन सी है, कौन सी रचनाओं पर कौन सी फिल्म बनाई गई, कब कब इनको पुरस्कार दिया गया। तो इस सब प्रकार से हमने इसे देखा था, मतलब 360 डिग्री से हमने विजितान देथा को देख लिया था। इसके बारे में संपूर्ण रूप से हमने जानकारी ले ली थी। अब जो नेक्स्ट है हमारा साहित्यकार वो है बाकी दास। कौन सा है? बाकी दास। जो नेक्स्ट साहित्यकार है वो कौन सा है? बाकी दास। तो बाकी दास के बारे में पढ़ेंगे। बाकी दास के बारे में हम पढ़ेंगे कि बाकी दास के बारे में वो कहाँ से संबंधित था, कौन से राजा के दरबार में रहा, कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं, उनका जन्म कब हुआ, उनकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था। तो हम उसको भी 360 के एंगल के हिसाब से पढ़ेंगे किसी बाकी दास को। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है राजस्थान क्लास संस्कृति वो चल रहा है साहित्य और साहित्यकार। इससे पहले हमने आभूषण देख लिया, जो चित्रकला थी वो देख ली और उसके बाद में हमने जो भाषा है वो देख ली। अब जो टॉपिक चल रहा है वो राजस्थान का साहित्य और साहित्यकार चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अब जो हमारा नेक्स्ट साहित्यकार है वो बाकीदास। बाकीदास तो हमारा टॉपिक है राजस्थान क्लास संस्कृति में साहित्य और साहित्यकार। साहित्य और साहित्यकार। साहित्य और साहित्यकार, ये हमारा क्या है, ये टॉपिक चल रहा है हमारा राजस्थान कला संस्कृति। राजस्थान कला संस्कृति, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। तो हमने अब जो साहित्यकार होगा अपना वो कौन सा होगा? वो बाकीदास। कौन सा? बाकीदास। बाकीदास के बारे में हम पढ़ेंगे। बाकी दास। दोस्तों, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बोर्ड के ऊपर आपको जो लिखवा के पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब यही है कि लिखवा के पढ़ा रहा हूँ का आगे लिखवा के क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, ताकि इससे क्या है आप भी अपने नोट्स साथ के साथ बनाते रहो और साथ के साथ उन नोट्सों को कंप्लीट करते रहो। कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक कंटेंट उपलब्ध हो जाएगा, तो उसमें से आप आसानी से रिवीजन कर सकते हो। मतलब फिर आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या चीज होती है कि सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा नोट्स तैयार करना है। नोट्स तैयार करने के बाद फिर हम पढ़ रहे हैं, साथ के साथ पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, तो एक बार तो रिविजन अपना ही हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं। फिर बाद में हम केवल नोट्स के माध्यम से ही उनका रिविजन कर सकते हैं और उसको बार बार रिविजन करने पर वो हमारा टॉपिक कंटेस्ट हो जाता है। तो उसमें से हम फिर एमसीक्यू निकालते हैं। एमसीक्यू निकालने के बाद हम पहले देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कौन से आए उस टॉपिक में से।
और जो कृष्ण आने की संभावना है वो कौन से कृष्ण आने की संभावना है। इस प्रकार हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आपको साथ के साथ नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स बनाने के साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा, पढ़ भी लोगे और बाद में फिर आप उन्हीं नोट्सों के माध्यम से रिवीजन कर पाओगे। तो ये जो बांकीदास थे, ये कौन थे? तो बांकीदास किसके दरबार में थे? तो बांकीदास जोधपुर का महाराजा है मान सिंह, उसके दरबारी विद्वान थे। जोधपुर के महाराजा मान सिंह के दरबारी विद्वान थे बांकीदास। जोधपुर के महाराजा मान सिंह के दरबारी विद्वान थे। विद्वान थे कौन थे? बांकीदास किसके दरबार में थे? तो जो बांकीदास थे ये जोधपुर के महाराजा मान सिंह के दरबारी विद्वान थे। मतलब जोधपुर का जो महाराजा था मान सिंह, उसके दरबार में ये विद्वान थे। कौन? बांकीदास। अब इनके द्वारा जो कौन कौन सी रचनाएं थी इनकी, तो बांकीदास की रचनाएं हम देखते हैं कि बांकीदास की रचनाएं और बांकीदास की ख्यात कौन कौन सी थी, इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। तो सबसे पहले देखते हैं हम दातार बावनी। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो रचनाओं में से पूछा जाता है। रचनाएं दे देता है और फिर नाम पूछता है किसके द्वारा इनकी रचना की गई। तो हमें ज्यादातर रचनाओं पर गौर करना है, ज्यादातर हमें रचनाओं को देखना है कि कौन सी रचना कौन से साहित्यकार के द्वारा की गई। इस प्रकार हम जैसे अगर हम पेज से क्वेश्चन भी देखते हैं, जो पिछले क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखते हैं तो उनमें भी ज्यादातर जो रचना है उनके बारे में पूछा गया है। हाँ, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था मैथिली शरण गुप्त का कि वो किस वंश से संबंधित थे। मैथिली शरण गुप्त किस वंश से संबंधित थे? मैथिली शरण गुप्त ने किस वंश का इतिहास लिखा? तो बूंदी वंश का इतिहास लिखा था। मैथिली शरण गुप्त ने बूंदी वंश से, बूंदी राजवंश से संबंधित थे। तो लेकिन जो ज्यादातर होता है वो होता है कि जो रचनाएं होती है उन्हीं को देखकर उनको मिलान करने के लिए या फिर उनको देखकर नाम पूछ लिया जाता है कि कौन सा साहित्यकार, इस रचना का साहित्यकार कौन है। तो इस प्रकार प्रश्न आते तो हमें ज्यादातर रचनाओं पर ध्यान देना है, ज्यादातर रचनाओं पर ध्यान देना है कि रचना किसके द्वारा की गई है। तो इनके साथ जो इनके बांकीदास के द्वारा रचना हुई वो सबसे पहले थी बांकीदासरी ख्यात। कौन सी? बांकीदासरी ख्यात। बांकीदासरी दासरी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात। तो पहले जो रचना थी इनकी वो कौन सी थी? बांकीदासरी ख्यात। और दूसरी रचना कौन सी थी? दातार बावनी। कौन सी? दातार बावनी। ये भी इनकी क्या थी? ये भी बांकीदास की रचना थी। तो ये पूछ लिया जाता है कई बार कि दातार बावनी किसके द्वारा रचित ग्रंथ है। तो दातार बावनी बांकीदास के द्वारा रचित रचना है, रचित रचना है। तो इस प्रकार ये इनके बारे में पूछते हैं। अब जो नेक्स्ट थी वो कौन सी थी? तो वो थी कुकवि बत्तीसी। कौन सी रचना थी? कुकवि बत्तीसी। कुकवि बत्तीसी, ये भी इनकी क्या थी? बांकीदास की रचना थी। कौन सी? कुकवि बत्तीसी। इसके बाद में कौन सी थी? मानजसो मंडन। और अगली वाली कौन सी थी? और नेक्स्ट तो मानजसो मंडन के बाद में थी फिर नीति मंजरी। नीति मंजरी। तो इसके बाद में थी मानजसो मंडन। मानजसो मंडन, मानजसो मंडन इनकी रचना थी। और फिर नेक्स्ट कौन सी थी? तो नीति मंजरी। नीति मंजरी। नीति मंजरी। तो इस प्रकार की रचनाएं थी बांकीदास के द्वारा रचित ग्रंथ या रचनाएं थी। कौन कौन सी? सबसे पहले थी जो बांकीदास की ख्यात, इनके द्वारा
जो रचनाएं की गई बांकीदास के द्वारा, तो सबसे पहले थी बांकीदास की ख्यात, उसके बाद में थी दातार बावनी, बांकीदास की ख्यात, दातार बावनी, और फिर कुकवी बत्तीसी, मानजसो मंडन और नीति मंजरी। तो ये इनकी क्या थी, इनकी प्रमुख रचनाएं थी, किनकी, बांकीदास की प्रमुख रचनाएं, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। तो जो हमने देखा दातार बावनी, ये इनकी रचनाएं थी, लेकिन एक बार कई बार कंफ्यूज, एक बार नहीं कई बार कंफ्यूज होते हैं लोग जब क्वेश्चन आता है कि जो किरतार बावनी थी, किरतार बावनी ये किन की रचना है, किरतार बावनी, ध्यान रखना, एक तो दातार बावनी और एक किरतार बावनी। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दातार बावनी तो हमें पता है बांकीदास की थी, लेकिन बांकीदास की बावनी के चक्कर में फिर हम जो किरतार बावनी है उसमें हम क्या करते हैं, बांकीदास करते हैं। तो वो किरतार बावनी बांकीदास की नहीं थी, वो किसकी थी, दूसरा आर्डा की थी, किसकी, दूसरा आर्डा की। नोट लगा के लिखो, नोट, किरतार बावनी दूसरा आर्डा के द्वारा लिखी गई, जबकि जो दातार बावनी इनके द्वारा लिखी गई, ये बांकीदास के द्वारा लिखी गई। तो इनमें ध्यान रखना, किरतार बावनी में और दातार बावनी में, इन दोनों में ध्यान रखना, इनमें ध्यान रखना। अब देखते हैं कि जो ये बांकीदास है, इन्होंने किस शैली का प्रयोग किया, इनको लिखने में किस शैली का प्रयोग किया, जो डिंगल शैली है उसका इसमें प्रयोग किया गया, किसमें, इनकी रचनाओं में। तो डिंगल शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ वो किसमें हुआ, तो डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ किसमें हुआ, कुकवी बत्तीसी में, किसमें हुआ, कुकवी बत्तीसी में। लिख लो, इसमें डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, डिंगल शब्द का डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें हुआ, कुकवी बत्तीसी में। यानी जो बांकीदास थे इन्होंने डिंगल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने, किस रचना में किया, कुकवी बत्तीसी में। तो इस प्रकार इनकी ये रचनाएं थी, कौन कौन सी, तो जो बांकीदास की रचनाएं थी, सबसे पहले तो बांकीदास थे जो जोधपुर के महाराजा मानसिंह के दरबार में विद्वान थे, और इनके द्वारा रचनाएं थी, एक तो बांकीदास की ख्यात थी, दातार बावनी थी, कुकवी बत्तीसी थी, मानजसो मंडन थी और नीति मंजरी थी, और नीति मंजरी थी। तो इस प्रकार इनकी ये रचनाएं के बारे में पढ़ा जाता है। अब इनके बारे में वो कहा जाता है कि इन्होंने एक गीत भी लिखा, इन्होंने बांकीदास के द्वारा एक गीत भी लिखा, और उस गीत का क्या नाम था, उस गीत का नाम था आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। इनके द्वारा लिखा गया गीत कौन सा था, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत, बांकीदास के द्वारा लिखा गया कौन सा था, तो आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज, अंग्रेज का मतलब अंग्रेज, अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ये इनके द्वारा लिखा हुआ गीत था, कौन सा, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बांकीदास के द्वारा जो गीत लिखा गया वो कौन सा था, तो आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। तो इस प्रकार हमने देखा बांकीदास, बांकीदास जो साहित्यकार हुए उसमें हम देखा कि किसके विद्वान थे, दरबारी विद्वान देख लिया हमने कि जोधपुर महाराजा की दरबारी विद्वान हुए। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हुई, तो जो बांकीदास लिखे आता है उनकी रचनाएं थी, और जो दातार बावनी, कुकवी बत्तीसी, मानजसो मंडन और नीति मंजरी इनकी रचनाएं थी। इनके द्वारा लिखा गया गीत कौन सा था, तो इनके द्वारा लिखा गया गीत था वो था आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। तो इस प्रकार हमने देखा इसके बारे में, बांकीदास के बारे में। तो ये हमारा साहित्यकार हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं और साहित्यकार कौन सा है, तो इसके बाद हम देखते हैं बिट्टू सलूजा के बारे में, बिट्टू
सूजा के बारे में, उनके द्वारा कौन सी रचनाएं की गई, कौन कौन सी उनके द्वारा रचनाएं लिखी गई बिट्टू सूजा के बारे में। आप साथ के साथ अपने नोट्स ही बनाते रहो, उसमें लिखते रहो ये सब। बिट्टू सूजा, बिट्टू बिट्टू सूजा के बारे में। तो जो बिट्टू सूजा थे ये किनके समकालीन रहे, तो ये बिट्टू सूजा 3 महाराजा हुए, उनके समकालीन रहे। कौन कौन से, एक तो राव लूणकरण, राव लूणकरण, राव जेतसिंह और राव कल्याणमल। किनके समकालीन थे, राव लूण, किन किन के समकालीन थे, राव लूणकरण, राव लूणकरण, राव लूणकरण और राव जेतसिंह, राव जेतसिंह और राव कल्याणमल। कल्याणमल यानी इन तीनों के क्या समकालीन थे, कौन, बिट्टू सूजा। समकालीन थे। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसे साहित्यकार जो बीकानेर के या फिर 3 महाराजाओं के समकालीन थे, कौन से थे, तो वो थे बिट्टू सूजा। कौन कौन से, अब कौन कौन से महाराजा थे, तो राव लूणकरण थे, राव जेतसिंह और राव कल्याणमल। तो इन तीनों के कहते हैं समकालीन थे, कौन, बिट्टू सूजा। उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, बिट्टू सूजा की रचनाएं कौन कौन सी थी। तो इनकी रचनाएं जो प्रसिद्ध हुई उनमें देखते हैं कि इनकी रचना थी राव जेतसिरो छंद, राव जेतसिरो छंद प्रमुख रचना, प्रमुख रचना कौन सी, राव जेतसिरो छंद, राव जेतसिरो छंद, ये इनकी क्या थी, प्रमुख रचना। राव जेतसिरो छंद इनकी प्रमुख रचना थी। अब इसमें क्या दे रखा है, तो किसके बारे में बताया गया है, तो इसके बारे में, इसमें जो रचना है ये राव जेतसिरो छंद, इसमें राव जो राव लूणकरण है, कौन सा ये इसे क्या बताया गया है, इसे कलयुग का करण कहा गया है। किसे, राव लूणकरण को राव जेतसिरो छंद में बिट्टू सूजा ने कलयुग का करण कहा है, कलयुग का करण कहा है। राव जेतसिरो छंद में राव लूणकरण को, राव लूणकरण राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा। कहा, कलयुग का करण कहा, किसने कहा, तो बिट्टू सूजा ने कहा। और क्या है इसके बारे में, लेकिन एक बात और याद रखना आप, इसमें तो कलयुग का करण कहा है, लेकिन जो राजपुताना का करण है ये किससे कहा गया है, कलयुग का करण ये तो हमने पढ़ लिया कि जो राव लूणकरण है उनको राव जेतसिरो छंद में बिट्टू सूजा ने कलयुग का करण कहा है, लेकिन जो राजपुताना का करण है वो किससे कहा गया है, तो जो मुंशी देवी प्रसाद है, मुंशी देवी प्रसाद है, उसमें महाराजा राय सिंह को राजपुताने का करण कहा गया है। नोट लगा के लिखो, नोट, मुंशी देवी प्रसाद द्वारा महाराजा राय सिंह को राजपुताने का करण कहा।
कर्ण कहा। किसे कहा? तो महाराजा राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण कहा, जबकि जो बिट्टू सुजा है उसने राव जयसिंह छंद में राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह पूछ सकता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि राजपुताने का करण कौन है? तो महाराजा राय सिंह। किसके द्वारा कहा गया? तो मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? तो राव लूणकरण को कहते हैं। किसके द्वारा कहा गया? तो बिट्टू सुजा के द्वारा कहा गया। और किस रचना में कहा गया? तो जो रचना है राव जयसिंह छंद, इसमें राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। इसके बाद में और क्या है इनके बारे में? तो बिट्टू सुजा है, इनके बारे में कहते हैं कि जो बिट्टू सुजा है इनके बारे में कहते हैं कि 1934 में 1334 में 1534 में रानीघाटी के युद्ध में राव जयसिंह द्वारा हुमायूं के भाई कामरान को पराजित करने का उल्लेख है। यानी जो राव जयसिंह छंद है, ये राव जयसिंह छंद में 1534 में जो युद्ध हुआ हुमायूं के द्वारा, हुमायूं और उनके भाई कामरान के द्वारा जो युद्ध हुआ, उसमें जो कामरान को पराजित करने का उल्लेख किसमें है? तो राव जयसिंह छंद में है। राव जयसिंह छंद में है। यानी 1534 में हुए जो युद्ध, कौन सा युद्ध? कामरान का युद्ध, उसमें राव जयसिंह के द्वारा हुमायूं के भाई कामरान को पराजित किया गया। तो इसका उल्लेख किसमें है? राव जयसिंह छंद में है। तो इसमें लिख लो, राव जयसिंह छंद में 1534 में राव जयसिंह के द्वारा, राव जयसिंह के द्वारा हुमायूं के भाई कामरान को पराजित करने का उल्लेख, कामरान को पराजित करने का उल्लेख है। उल्लेख है किसमें? तो जो राव जयसिंह छंद है, जो बिट्टू सुजा के द्वारा लिखी गई राव जयसिंह छंद, ये ग्रंथ में, इसमें जो 1534 में राव जयसिंह के द्वारा हुमायूं का जो भाई था कामरान, उसको पराजित करने का उल्लेख किसमें है? राव जयसिंह छंद में। तो ये था राव जयसिंह के बारे में, सॉरी राव जयसिंह का, ये था बिट्टू सुजा के बारे में। तो बिट्टू सुजा के बारे में हमने पढ़ा कि सबसे पहले किनके समकालीन रहे? तो राव लूणकरण के, राव जयसिंह के और राव कल्याणमल के समकालीन रहे। इनको पढ़ेंगे हम, कल्याणमल, जब राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना हम, तो इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में और पढ़ेंगे। हिस्ट्री में अलग अलग पढ़ेंगे ना हम, जब बीकानेर का हम जो राजवंश देखेंगे उसके बारे में, तो उसके साथ साथ बिट्टू सुजा को एक बार और हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम देखा कि इनकी प्रमुख रचना कौन सी थी? तो राव जयसिंह छंद इनकी प्रमुख रचना थी। राव जयसिंह छंद में जो कलयुग का कर्ण किसे कहा गया? तो राव लूणकरण को कहा गया। लेकिन राजपुताने का कर्ण किसके द्वारा कहा गया और किसे कहा गया? तो मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा जो महाराजा राय सिंह थे उनको राजपुताने का कर्ण कहा गया। और क्या बता रखा है राव जयसिंह छंद के बारे में? तो 1534 में जो युद्ध हुआ, राव जयसिंह ने उस युद्ध में हुमायूं के भाई कामरान को पराजित किया गया। अब ये युद्ध कौन सा था? तो जो युद्ध हुआ वो था रानीघाटी का युद्ध। कौन सा? रानीघाटी का युद्ध में, रानीघाटी के युद्ध में, रानी घाटी के युद्ध में, रानीघाटी के युद्ध में राव जयसिंह ने हुमायूं के भाई कामरान को पराजित किया। इसका उल्लेख किसमें है? तो इसका उल्लेख है राव जयसिंह छंद में। तो ये था बिट्टू सुजा। तो ये साहित्यकार हुए बिट्टू सुजा के बारे में। अब जो नेक्स्ट साहित्यकार है कौन से है? तो वो है हमारे दुर्सा आडा। उनके बारे में पढ़ते हैं, दुर्सा आडा के बारे में। इनमें जो क्वेश्चन है
जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने की संभावना है, तो वह जो पहले बात पूछ सकता है बिट्टू सुजा की प्रमुख रचनाएं कौन सी है, तो राव जयश्री छंद। और किस रचना में राव लोणकरण को कलयुग का करण कहा गया, तो ये राव जयश्री छंद में। या फिर ये भी पूछ सकता है कि राव लोणकरण को कलयुग का करण किसके द्वारा कहा गया, तो बिट्टू सुजा के द्वारा कहा गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं इनमें से। जैसे जो राव जयश्री छंद है, तो इसमें ये बताया गया है कि 1534 में जो रानीघाटी का युद्ध हुआ, तो उसमें राव जयश्री के द्वारा जो कामरान था, कौन कामरान, हुमायूं का भाई, उसे पराजित करने का उल्लेख मिलता है, उसे पराजित करने का उल्लेख मिलता है। तो उसे पराजित करने का उल्लेख मिलता है। अब इसके बाद में देखते हैं हम दुर्सा आडा के बारे में। दुर्सा आडा के बारे में उनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई, किनके समकालीन हुए, किस महाराजा के दरबारी विद्वान थे, ये हम देखेंगे दुर्सा आडा के बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट है, ये इतिहासकार कौन सा है, साहित्यकार, साहित्यकार दुर्सा आडा। दुर्सा आडा, दुर्सा आडा के बारे में हम देखते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ, इनकी इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, तो हम इसको कंप्लीट रूप से वो 360 के हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे, 360 एंगल के हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। तो इनका जन्म जन्म हुआ 1535 में जैतारण पाली में। इनका जन्म हुआ 1535 में जैतारण पाली में। जन्म 1535 में कहाँ हुआ, जैतारण पाली में। जैतारण पाली में इनका जन्म हुआ। कब हुआ, 1535 में जैतारण पाली में इनका जन्म हुआ। लेकिन जो साहित्यकार है मोतीलाल मेनारिया, उनके द्वारा इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ धुंधला गांव जोधपुर में। मोतीलाल मेनार के द्वारा जो दुर्सा आडा इनका जन्म हुआ धुंधला गांव जोधपुर में। नोट लगा के लिख लो, नोट। मोतीलाल मेनारी के द्वारा, मोतीलाल मेनारिया के द्वारा इनका जन्म कहाँ हुआ, धुंधला गांव जोधपुर में। धुंधला गांव जोधपुर में इनका जन्म हुआ। किनका, दुर्सा आडा का जन्म हुआ। वैसे तो कहाँ माना जाता है, तो 1535 सन में इनका जन्म माना जाता है, कहाँ, जैतारण पाली में। लेकिन जो मोतीलाल मेनारिया है, उनके द्वारा इनका जन्म कहाँ माना जाता है, तो धुंधला गांव जोधपुर में इनका जन्म माना जाता है। अभी जो दुर्सा आडा थे, ये किसके दरबारी विद्वान रहे, किसके दरबारी विद्वान रहे, तो दुर्सा आडा अकबर के दरबारी विद्वान रहे। किसके द्वारा, किसके दरबारी, अकबर के दरबारी विद्वान रहे। दुर्सा आडा यह अकबर के दरबारी विद्वान रहे, दरबारी विद्वान रहे, दरबारी विद्वान रहे। कौन, दुर्सा आडा अकबर के दरबारी विद्वान रहे। और साथ ही जो दुर्सा आडा थे, जो सिरोही के जो सुल्तान देवड़ा थे, उनके दरबार में भी रहे। कौन, दुर्सा आडा सिरोही के सुल्तान देवड़ा के दरबार में भी रहे। यह सिरोही के सुल्तान देवड़ा
देवड़ा के दरबार में भी रहे। कौन? दुर्सा आडा। जो सिरोही का सुल्तान देवड़ा था उसके दरबार में भी रहे। कौन? दुर्सा आडा। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? दुर्सा आडा की रचनाएं कौन कौन सी थी? तो इनकी रचनाएं थी केतार बावनी, जो हमने पढ़ा था पहले भी, बिट्टू सुजा के, बिट्टू सुजा में हमने पढ़ा था, उसके बारे में पढ़ा था हमने, क्या नाम था उनका, बिट्टू सुजा से पहले हमने पढ़ा था। तो उनका जो दातार बावनी थी, बांकीदास की दातार बावनी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि जो दुर्सा आडा है इनकी भी क्या रचना है, कीर्तन बावनी। तो कई बार ऐसा डिफरेंट हो सकता है कि समझने में कहीं प्रॉब्लम हो जाए, तो हम दुर्सा आडा की जगह बांकीदास कर दे और बांकीदास की जगह दुर्सा आडा कर दे। तो ये आपको ध्यान रखना है, दुर्सा आडा कीर्तार बावनी और बांकीदास दातार बावनी। तो जो इनकी रचनाएं थी वो कीर्तार बावनी, कौन सी? कीर्तार बावनी और विरुद्ध छत्री रचनाएं। कीर्तार बावनी। कीर्तार बावनी। दूसरी विरुद्ध छत्री। दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है विरुद्ध छत्री। ये इनकी क्या थी? ये इनकी रचना थी, केतार बावनी और विरुद्ध छत्री। इन दोनों में किसका उल्लेख है? अभी रचना तो लिखी उन्होंने, लेकिन किसको लेकर लिखी? तो महाराणा प्रताप का उल्लेख है। किसमें? इन रचनाओं में। इन रचनाओं में किनका उल्लेख है? महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप का उल्लेख इनमें, इन रचनाओं में महाराणा प्रताप का उल्लेख बताया गया है। अब जो दूसरा आडा है के द्वारा पीतल नाम से, पीतल से मैंने बताया था आपको कि जो पीतल पातल है वो किन किन के बारे में। तो पातल किसे बता रखा है, पीतल किसे बता रखा है? तो वो महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ को बता रखा है। लेकिन पीतल से निर्मित इनके काल में दूसरा आडा के द्वारा, दूसरा आडा की जो प्रतिमा है, दूसरा आडा की प्रतिमा पीतल से निर्मित है, जो कहाँ है? तो वो है अचलगढ़ सिरोही में। दूसरा आडा की प्रतिमा की, दूसरा आडा की पीतल से निर्मित प्रतिमा, पीतल से निर्मित प्रतिमा कहाँ है? प्रतिमा मतलब मूर्ति, कहाँ है? सिरोही में। कहाँ है? अचलगढ़ सिरोही में। अचलगढ़ सिरोही में। अचलगढ़ सिरोही में। अचलगढ़, यानी जो पीतल से निर्मित जो प्रतिमा है इनकी दूसरा आडा की, वो कहाँ स्थित है? अचलगढ़ सिरोही में स्थित है। कहाँ रखी हुई है वो? तो अचलगढ़ सिरोही में रखी गई है। तो ये दूसरा आडा के बारे में हमने पढ़ा। दूसरा आडा के बारे में हमने पढ़ा। और क्या था दूसरा आडा के बारे में? तो जो दूसरा आडा थे इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। दूसरा आडा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसे शासक, मतलब जो दूसरा आडा के द्वारा बताया गया है कि ऐसे शासक जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो कौन कौन से थे? तो वो थे महाराणा प्रताप, चंद्रसेन और सुल्तान देवड़ा। ये दूसरा आडा है, इनके द्वारा बताया गया कि दूसरा आडा ने बताया कि अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसे शासक कौन कौन से थे? तो सुल्तान देवड़ा, महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन। ये तीन शासकों के बारे में बताया किसने? दूसरा आडा ने। दूसरा आडा ने ऐसे शासक, ऐसे शासकों, ऐसे तीन शासक बताए,
तीन शासक बताए जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। कौन कौन से थे वो? तो महाराणा प्रताप, रावचंद्र सेन, और दूसरा आड़ा सुल्तान देवड़ा। दूसरा आड़ा नहीं, सुल्तान देवड़ा। सुल्तान देवड़ा इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। यानी दूसरा आड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसे शासक बताए कौन कौन से? तो नहीं करने वाले जो शासक थे वो महाराणा प्रताप, रावचंद्र सेन और सुल्तान देवड़ा, इन तीनों को बारे में बताया। तो ये दूसरा आड़ा से संबंधित ये इनका भूमिका थी जो हमने देखी। ये साहित्यकार के बारे में बताया कि दूसरा आड़ा का जन्म कब हुआ? 1535 में जैतारण पाली में हुआ। लेकिन मोतीलाल मिनारिया ने इनका जन्म कहाँ बताया था? धुंधला गांव जोधपुर में इनका जन्म होने का उल्लेख किया किसने? मोतीलाल मिनारिया ने। इसके बाद हमने देखा कि अकबर के दरबारी विद्वान थे। ये अकबर के दरबारी विद्वान थे। कौन? दूसरा आड़ा। फिर हमने देखा कि इस फेरों के जो शासक थे सुल्तान देवड़ा, उनके दरबार में भी रहे। कौन? दूसरा आड़ा। उसके बाद इनकी रचनाएं देखी तो किरतार बावनी और निवृत्त छत्री, ये दो इनकी प्रमुख रचनाएं, जिनमें किसका उल्लेख है? तो इन रचनाओं में महाराणा प्रताप का उल्लेख दिया गया। पीतल से निर्मित इनकी प्रतिमा कहाँ है? तो वो अचलगढ़ सिरोही में रखी गई है। वहां स्थित इनकी पीतल से निर्मित प्रतिमा की, दूसरा आड़ा की। उसके बाद में बताया कि दूसरा आड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाले ऐसे तीन शासक बताए। कौन कौन से? एक तो महाराणा प्रताप, और एक रावचंद्र सेन, और सुल्तान देवड़ा। ये तीन शासक बताए। तो ये इनके बारे में था। किसके बारे में? दूसरा आड़ा के बारे में। ये अपने साहित्यकार हुए। ये साहित्यकार हुए कौन? दूसरा आड़ा। अब जो नेक्स्ट साहित्यकार है अपने, वो है कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया। दोस्तों ये जो बता रहा हूं आपको, ये टॉपिक, ये पॉइंट है, ये एजिटेड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और इनमें से जो क्वेश्चन आता है पहले आप देख लेना, जो प्रीवियस के क्वेश्चन है जो आए हुए हैं वो भी इनमें से आए हुए हैं। जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो भी इनमें से आने की संभावना है। तो जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ फालतू जो कचरा है वो नहीं पढ़ा रहा हूँ। एजिटेड जो पॉइंट है, जो भी टॉपिक से संबंधित जो पॉइंट है वो एजिटेड लिखा हुआ रहा हूँ आपको, ताकि क्वेश्चन आपको इतना ही पढ़ना पड़े, ताकि जो सिलेबस अकॉर्डिंग डिमांड कर रहा है, सिलेबस हमने डिमांड कर रहा है कि हमको क्या पढ़ना है, तो वही हमें पढ़ना है और वही हमें पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। हमें क्या व्याख्या तो नहीं पढ़ना है, जैसे हमने पर तो सिलेबस के हिसाब से नहीं, हिस्ट्री आनी इतनी सी है और हम किताब लेके बैठ रहे हैं इतनी, तो उसे हमें विद्वान नहीं बनना है। हमें पढ़ना है अपना सिलेबस, अपने एग्जाम को करेक्ट करने के लिए, अपने एग्जाम को करेक्ट करने के लिए पढ़ना है। और पढ़ना इतना ही है जितना वो सिलेबस डिमांड कर रहा है, बस उतना, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्योंकि हमें अदर सब्जेक्ट भी पढ़नी होती है, ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट पढ़नी होती है। सब्जेक्ट में हिस्ट्री जो डिमांड करता है, पॉलिटिक्स जो डिमांड करता है, वही हमें पढ़नी होती है। इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? सिलेबस के अकॉर्डिंग। हम जैसे हिस्ट्री डिमांड कर रही है 3 4 5 6 टॉपिक की, हम लेके बैठे हैं लक्ष्मीकांत, तो ऐसा नहीं पढ़ना है अपन को। हमें व्याख्या तो नहीं पढ़ना है, हमें ओनली एग्जाम करेक्ट करना है, हमें ज्वाइनिंग लेनी है, हमें पोस्ट लेनी है, हमें नौकरी लगना है, बस। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो हम उतना ही लेकर चलेंगे, लेकिन लेकर उतना चलेंगे, इन टॉपिक जो टॉपिक है इनको इतनी गहराई से पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, बस इनसे। ये हमारा टारगेट रहेगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। क्वेश्चन आने आने वाले जो हो सकता है, जो आने की संभावना वो इनमें से आए, और जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी इनमें से आए हुए हैं, ये कन्फर्म है। तो हमें पढ़ना इतना ही है जितना सिलेबस हमारे से डिमांड कर रहा है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कौन सा? कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया। आपने पढ़ा होगा कि धरती दोरारी, या तो स्वर्गा में शर्मावे, पर देव रमन नहीं आवे।
एक ओजस नर नारी गावे धरती दोरारी, ओ धरती दोरारी। तो ये धरती क्या है? दोरारी। कौन सी धरती? अपना राजस्थान। पधारो हमारे देश। कौन? राजस्थान। धरती दोरारी। कभी सुन के देखना इस गाने को। कन्हैयालाल सेठिया के जो गीत है, ये रचना है, इनको सुन के देखना, इतना गजब आनंद आएगा आपको कि सुनते रहोगे 2-3 बार लगातार आप। धरती दोरारी। तो इनका जो कन्हैयालाल सेठिया हमारे साहित्यकार है, इनके बारे में देखते हैं। कन्हैयालाल सेठिया। या तो स्वर्गा में शर्मावे पे देव रमन नहीं आवे, या गोदस नर नारी गावे धरती दोरारी। ये कन्हैयालाल सेठी की रचना है, धरती दोरारी। तो इनके बारे में देखते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले इन्हें कहा जाता है राजस्थानी भाषा का विश्व पितामह। किन्हें? कन्हैयालाल सेठिया को। इन्हें कहते हैं राजस्थानी भाषा का विश्व पितामह। राजस्थानी भाषा का विश्व पितामह किसे कहते हैं? कन्हैयालाल सेठिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थानी भाषा का पितामह। दोस्तों, ये रचनाएं हैं ना राजस्थान की, जिन पर गाने बने, गीत बने, राजस्थानी गीत इतने गजब बने हैं कि इनको सुनोगे ना आप, तो आपको ऐसे उमंग लहर आएगी राजस्थान की, जैसे हमें ये मन करेगा कि हम राजस्थान में रहना है, हमारा जन्म अगली बार वो तो राजस्थान में ही हो। ये अपनी क्या है? धरती दोरारी। उस दौरे के बारे में एक एक बारीकी से बताया गया है, किस प्रकार राजस्थान में क्या परिवेश है, किस प्रकार राजस्थान का वातावरण है, किस प्रकार के भौतिक प्रदेश है, सब उस गाने में, सब ज्योग्राफी, उस गाने में ज्योग्राफी के बारे में बताया गया, हिस्ट्री के बारे में बताया गया, कला संस्कृति के बारे में बताया गया। मतलब ये धरती दोहरारी, ये जो गीत है कन्हैयालाल सेठिया का, इसमें ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसके बारे में नहीं बताया गया। चाहे कला संस्कृति लो, चाहे हिस्ट्री लो, चाहे ज्योग्राफी लो, चाहे ज्योग्राफी लो, तो यही तो है। इन तो कहते हैं रचना, तभी तो प्रसिद्ध हुआ धरती दोहरारी। आज भी, आज भी उस गाने को इतना ही प्रिय है वो, कितना जितना पहले था। धरती दोहरारी। तो जो कन्हैयालाल सेठिया, इनको क्या कहते हैं? राजस्थानी भाषा का पितामह। जबकि मेवाड़ का विश्व पितामह किसे कहते हैं? कंवर चूड़ा को कहते हैं। किसे कहते हैं? कंवर चूड़ा को। मेवाड़ का विश्व पितामह कंवर चूड़ा कहते हैं, और राजस्थानी भाषा का विश्व पितामह किसे कहते हैं? कन्हैयालाल सेठिया को कहते हैं। इनका जन्म 1919 में सुजानगढ़ चूरू में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 1919 में सुजानगढ़ चूरू में, सुजानगढ़ चूरू में हुआ। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कहाँ हुआ? 1919 में सुजानगढ़ चूरू में। सुजानगढ़ चूरू में इनका जन्म हुआ। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो हम इसको, जो इनकी रचनाएं हैं, इनको हम इंडेक्स के हिसाब से पढ़ेंगे। इंडेक्स के हिसाब से। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनकी हिंदी वाली रचनाएं कौन सी है, फिर राजस्थानी वाली कौन सी है, और फिर उर्दू वाली रचनाएं कौन सी है। तो उनको हम इंडेक्स के हिसाब से पढ़ेंगे। तो मैं बढ़ा लेता हूँ इंडेक्स। इनकी प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं, ये प्रमुख रचनाएं हो गई इनकी। कौन कौन सी? हिंदी की रचना, और राजस्थानी रचना, और उर्दू वाली रचना। हिंदी, राजस्थानी, और उर्दू। यानी जो हिंदी में रचना कौन कौन सी है, राजस्थानी में कौन कौन सी है, और उर्दू में कौन कौन सी रचनाएं कन्हैयालाल सेठिया की। तो जो सबसे पहले देखते हैं हिंदी की रचना। तो हिंदी में इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई? तो हिंदी में सबसे पहले रचना हुई वनफूल। कौन सी? वनफूल। वनफूल जो इनका क्या था? प्रथम काव्य संग्रह था। वनफूल, वन
फूल। जो क्या था ये? प्रथम काव्य संग्रह। प्रथम काव्य संग्रह। प्रथम काव्य संग्रह था कौन सा? वन फूल। वन फूल किनके द्वारा? तो ये कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा रचित रचना थी। क्योंकि कन्हैयालाल सेठिया की। किस भाषा में? तो हिंदी में। किसमें? हिंदी में। इसके बाद में अग्निबाण। इसके बाद में अग्निबाण, आज हिमालय बोला और निर्ग्रंथ। अग्निबाण। दूसरी कौन सी थी? अग्निबाण। अग्नि अग्निबाण। तीसरी आज हिमालय बोला। आज हिमालय बोला। और चौथी निर्ग्रंथ। तो इनकी क्या थी? ये इनकी हिंदी की रचना थी। कौन कौन सी? वन फूल जो कि इनका जो कि प्रथम काव्य संग्रह था। वन फूल जो कि प्रथम काव्य संग्रह था। उसके बाद में अग्निबाण, आज हिमालय बोला और निर्ग्रंथ। ये इनकी क्या थी? ये इनकी हिंदी में रचनाएं थी। कितनी? कन्हैयालाल सेठिया की। अब जो राजस्थानी रचनाएं इनकी वो कौन कौन सी है? तो राजस्थानी रचनाओं में सर्वप्रथम हम देखते हैं धरती दोहरारी। जो मैंने बताया आपको कि आज उसका जो गाना है राजस्थान में वो कितना प्रसिद्ध है। उसको सुनते हैं तो जैसा लगता है कि हृदय हमारा खोल उठता है। राजस्थान के वीरों के बारे में सुनते हैं, राजस्थान की धरती के बारे में सुनते हैं, तो उसके बारे में सुनने के बाद लगता है कि हम भी राजस्थान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। उस गाने को सुनकर क्या भाव, क्या बोल रहे होंगे उस गाने के, जो कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखा गया। धरती दोहरारी। या तो सुरमा में शर्मावई पे देव रमन नहीं आवई को जस नर नारी गावे धरती दोहरारी। ओ धरती दोहरारी। हाँ धरती दोहरारी, धरती दोहरारी, दोहरारी धरती दोहरारी। तो कौन सी रचना है राजस्थानी? धरती दोहरारी। ये किनकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की। धरती दोहरारी। इनकी रचना है किनकी? कन्हैयालाल सेठिया की। तो राजस्थानी भाषा में इनकी रचना है कौन सी? धरती दोहरारी। और कौन सी है? तो लीलन टांस, मंजर। ये क्या इनकी रचना है? लीलन टांस, टांस, मंजर। मंजर, लीलन, धरती दोहरारी, लीलन टांस, लीलन, लीलन टांस, मांजर या मिजर ही बोल सकते हो इसको आप। मिजर ही बोल सकते हो, मांजर नहीं बोलते तो मिजर। ये भी इनकी क्या है? रचनाएं है। पीतल पाथल, रमणियारा सोटा। पीतल पाथल, पीतल पाथल। ये पीतल पाथल है, ये किसके बारे में? तो महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में बताया गया। पीतल पाथल, रमणियारा सोटा। रमणियारा सोटा, ये भी क्या है? इनकी रचनाएं हैं। जलम बोल, जन्म भूम, कक्को कोडरो, जन्म भूम कक्को कोडरो। हेमाणी, सबद, मायड्रो हेलो, घर कुजा, दर मंजिला। तो ये भी इनकी क्या है? रचना है। तो जलम भूम, जलम भूम, जलम भूम, कक्को कोडरो। हेमाणी, कक्को कोडरो, हेमाणी, सदब या फिर सबद। सबद है वो, सदब नहीं है, सबद, सबद। हेमाणी, सबद, मायड्रो हेलो,
मायड़ रो हेलो धर कुचा घर मजला, धर कुचा धर मजला, धर कुचा धर मजला। तो ये इनकी क्या थी, इनकी राजस्थानी रचना थी। किनकी? कन्हैयालाल सेठिया की राजस्थानी जो रचनाएं थी ये थी कौन कौन सी? दट्टी दोरारी, लेलंटास, मिजर, पीतल फातल, रमणियारा सोटा, जलम्बोर, कक्को कोडरो, हेमाणी सदर और माइड्रो हेलो और धर कुचा धर मंजिला। तो ये इनकी क्या थी? राजस्थानी रचनाएं। अब इनकी देखते हैं जो उर्दू की रचनाएं वो कौन कौन सी है। तो उर्दू की रचनाएं है ताजमहल और गुलची, ताजमहल और गुलची, ताजमहल और कौन सी है? गुलची। गुलची, ताजमहल और गुलची इनकी रचना है। तो ये हमने देखा किसके बारे में? कन्हैयालाल सेठिया के बारे में। सबसे पहले देखा कि इन्हें क्या कहते हैं? तो राजस्थानी भाषा का विश्व पितामह इन्हें कहते हैं। किन्हें? कन्हैयालाल सेठिया को राजस्थानी भाषा का विश्व पितामह कहते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो 1919 में सुजानगढ़ चूरू में इनका जन्म हुआ। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो हिंदी में इनकी रचनाएं वनफूल जो कि प्रथम काव्य संग्रह है, अग्निवान, आज हिमालय बोला और निर्ग्रंथि इनकी हिंदी रचनाएं हैं। जबकि राजस्थानी रचनाएं कौन कौन सी है? तो धरती दोहरारी, लीलनटास, मिजर, रमणियारा सोटा, जलम्बोम, ककुगोड्रो, हेमाणी, सबद, मायड्रो हेलो और धर कुजा धर मंजला। ये इनकी क्या है? राजस्थानी रचनाएं हैं। इनकी उर्दू रचनाएं कौन कौन सी है? तो ताजमहल और गुलची, ताजमहल और गुलची इनकी रचनाएं कौन सी? उर्दू में इनकी रचनाएं। तो ये था कन्हैयालाल सेठिया के बारे में। और देखते हैं इनके बारे में क्या क्या था। तो सबसे पहले हमने रचनाएं देखी इनकी, इनके बारे में देखा जन्म कहाँ हुआ और इनके बारे में राजस्थान रचनाएं ये देखी हमने इनका। इनके बारे में और देखते हैं आगे क्या है। तो कन्हैयालाल सेठिया के बारे में कहा जाता है कि इनको सम्मान प्राप्त हुए। कौन कौन से हुए? तो इनको 5 प्रकार सम्मान प्राप्त हुए। उन सम्मानों के बारे में देखते हैं, उन पुरस्कारों के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार के इनको सम्मान प्राप्त हुए, सम्मान दिए गए। उनके बारे में देखते हैं कन्हैयालाल सेठिया के बारे में। तो ये कन्हैयालाल सेठिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इनको मिलने वाले सम्मान कौन कौन से थे? इनको मिलने वाले सम्मान कन्हैयालाल सेठिया को, दोस्तों हम पढ़ रहे हैं, साथ के साथ हम अपने नोट्स भी कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन आप भी आरकेवाई क्लास, जो आरकेवाई पीसीएस क्लासेस, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने से जुड़ पाए और उनको भी फायदा हो सके, उनको भी फायदा हो सके। जो बच्चे आरएस की तैयारी करना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, पीएसआई की जो फर्स्ट पेपर होता है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो और वो कोचिंग करने के लिए इतने उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि कोचिंग कर सके। तो मैं कंफर्म बता रहा हूँ आपको, इतना दावा है कि मेरा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये इस हिसाब से जो लेवल लेकर चल रहे हैं हम, इस हिसाब से जो क्वेश्चन आने की संभावना वो इनमें से आए, उनको भी फायदा होगा। और निश्चित रूप से अगर वो ईमानदारी से मेहनत करते हैं अपने साथ, तो उनका जरूर पेपर क्लियर होगा, जरूर उनका पेपर क्लियर होगा। तो उन अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने आरकेवाईपीसी चैनल, जो आरकेवाईपीसी क्लासेस चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भेजिए ताकि वो भी अपने साथ जुड़ सके। तो जो कन्हैयालाल सेठिया को जो मिलने वाले सम्मान थे कौन कौन से थे? तो कन्हैयालाल सेठिया को प्राप्त होने वाले सम्मान को प्राप्त होने वाले सम्मान कौन कौन से थे? तो सबसे पहले 1976 में, सबसे पहले 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किस रचना के लिए? तो लीलनटास के लिए, लीलनटास के लिए 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया? तो लीलनटास के लिए।
हिरण टास्क के लिए इनको 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1987 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया किस रचना के लिए? तो शब्द रचना के लिए। 1987 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? शब्द के लिए। इनकी जो रचना है शब्द, उसके लिए इनको 1987 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया। 1988 में मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार दिया गया। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार दिया गया 1988 में। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार 1988 में मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? निर्ग्रंथ के लिए। निर्ग्रंथ के लिए। निर्ग्रंथ के लिए इनको 1988 में मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार दिया गया। 2004 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। किनको? कन्हैयालाल सेठिया को। 2004 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। इनको कन्हैयालाल सेठिया को 2004 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। 2012 में इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। किन्हें? कन्हैयालाल सेठिया को 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। तो ये राजस्थान में जो रत्न पुरस्कार दिया गया 2012 में किसे दिया गया? कन्हैयालाल सेठिया को। तो कन्हैयालाल सेठिया को दिए जाने वाले पुरस्कार कौन कौन से थे? तो ये कन्हैयालाल सेठिया को जो प्राप्त होने वाले सम्मान थे कितने? 5। कितने? 5। तो 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? तो लीलन टांस के लिए। इनकी रचना थी लीलन टांस, उनके लिए इनको 1976 में साहित्य पुरस्कार दिया गया। 1987 में सूर्यमल मिश्र पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? निर्ग्रंथ के लिए। इनकी साहित्य जो रचना थी निर्ग्रंथ, इसके लिए शब्द, इसके लिए इसको 1987 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया। किस रचना के लिए? तो शब्द के लिए। 1987 में मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? निर्ग्रंथ के लिए। किसके लिए? निर्ग्रंथ के लिए। 2004 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला। 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। तो इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। किसको? कन्हैयालाल सेठिया को। इनको 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। अब जो ये सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है 1987 में, ये किसके द्वारा दिया गया? तो राजस्थानी जो भाषा संस्कृत साहित्य अकादमी है, कहाँ? बीकानेर में। राजस्थानी भाषा संस्कृत साहित्य अकादमी है बीकानेर में, उसके द्वारा 1987 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया। किसको? कन्हैयालाल सेठिया को। तो ध्यान रखना ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? ये वाला राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी। राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी, जो कहाँ है? बीकानेर में, के द्वारा सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया। किसे? कन्हैयालाल सेठिया को। तो ये इनके बारे में जो पुरस्कार थे, इनके बारे में कन्हैयालाल सेठिया को कब दिए गए, कौन कौन से दिए गए, ये इनके बारे में बताया गया है। तो ये हमारा जो था आज हमने पढ़ा बांकीदास के बारे में, बिट्टू सुजा के बारे में, दुर्सा हाडा के बारे में और कन्हैयालाल सेठिया के बारे में। तो हमने देखा जो इनकी रचनाएं थी, इनका जन्म था
और कौन से दरबारी किसके दरबार में विद्वान थे, कौन कौन सी रचनाएं थी, कौन कौन से पुरस्कार मिले इनको, तो ये हमने देखा कंप्लीट रूप से। ये हमने देखा, 1 मिनट की। तो ये हमने देखा है कंप्लीट रूप से इनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए, कौन कौन सी रचना थी इनकी। सबसे बढ़िया जो रचना थी, जो भी राजस्थान के बारे में जो उल्लेख है राजस्थान में एक साथ, वो किसमें, धरती दोरारी, कन्हैयालाल सेठ, इनके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। धरती दोरारी को लेकर बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार पूछा गया धरती दोरारी। तो किसकी रचना है, कन्हैयालाल सेठी। इनकी रचना और भी महत्वपूर्ण जो हमने देखी थी, तो उनको भी ध्यान रखना है। रचनाओं में मैंने कहा ना, रचनाओं में से खासकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट साहित्यकार है वो है शिवचंद्र भरतिया। शिवचंद्र भरतिया, शिवचंद्र भरतिया, ये हमारा नेक्स्ट साहित्यकार है। तो इस प्रकार हम साहित्यकार को कंप्लीट करेंगे। फिर हमारा जैसे साहित्यकार कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा टॉपिक चलेगा राजस्थान में मंदिर। राजस्थान के मंदिर कौन कौन से मंदिर है, उनको हम डिस्ट्रिक्ट वाइज के हिसाब से पढ़ेंगे, जिले के हिसाब से पढ़ेंगे उनको हम। जो जिले के हिसाब से पढ़ेंगे उनको हम इस प्रकार कंप्लीट करेंगे कि जो क्वेश्चन आए, तो ये पूछता कौन सा है, ये पूछेगा कौन से जिले में स्थित, तो वो हम जिले के हिसाब से उनको पढ़ेंगे, किनको जो मंदिर है उनको। लेकिन उससे पहले हम साहित्यकार का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट साहित्यकार होगा कौन सा होगा, शिवचंद्र भरतिया। शिवचंद्र भरतिया, शिवचंद्र भरतिया, ये हमारा साहित्यकार है। इसके बारे में क्या बताया गया है, इसके बारे में, इसका जन्म कहाँ हुआ, कौन से दरबार में, किसके दरबार में विद्वान थे, और इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। इनका जन्म हुआ डेडवाड़ा नागौर में। कहाँ हुआ इनका जन्म, डेडवाड़ा नागौर में। डेडवाड़ा नागौर, जो कि अब कहाँ से है, कुचामन नागौर से संबंधित। कुचामन डेडवाड़ा है ना, ये जो नया जिला बना है, डेडवाड़ा कुचामन, कुचामन जो नया जिला बना है, इससे संबंधित तो कौन सा, डेडवाड़ा, जो नागौर से नहीं है, लेकिन ये पुराना है तो ध्यान रखना, नया डेडवाड़ा कुचामन और पुराना डेडवाड़ा नागौर। तो इनका जन्म कहाँ हुआ, डेडवाड़ा नागौर में। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो इनकी रचना है, सबसे पहले जो प्रसिद्ध है वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले केसर विलास, कौन सी, केसर विलास प्रमुख रचना है। पहली कौन सी है, केसर विलास। केसर विलास की इनकी रचना कौन सी है, केसर विलास, जो कि कब लिखी गई, 1900 ईस्वी में। कब, 1900 ईस्वी में। उसमें क्या बताया गया, तो ये सबसे पहले तो ये जो केसर विलास है, ये राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है। सबसे पहले लिखा कब गया इसको, 1900 में, 1900 ईस्वी में। यह राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक, राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक। अब ये पूछ सकता है कि राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक किसके द्वारा लिखा गया, तो किसके द्वारा, शेरचंद्र भरतिया के द्वारा। या फिर ये पूछ सकता है कि राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है, तो कौन सा है वो, केसर विलास, जो कब लिखा गया, 1900 ईस्वी में लिखा गया। इसके बाद में कनक सुंदर, कनक सुंदर, कनक सुंदर, और फिर विश्रांत प्रवास, कनक सुंदर और विश्रांत प्रवास, सुंदर और
विश्रांत प्रवास। विश्रांत प्रवास। अब कनक सुंदर के बारे में देखते हैं। तो कनक सुंदर 1903 ईस्वी में लिखा गया और राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है। कनक सुंदर 1903 में लिखा गया, जो क्या है, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास। राजस्थानी भाषा का राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? कनक सुंदर। और जो विश्रांत प्रवास है, ये 1904 में लिखा गया और राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी है। 1904 में लिखा गया और राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी है। तो ये जो मेन तीन है, इनको ध्यान रखना है आपको कि केसर विलास, कनक सुंदर और विश्रांत प्रवास। केसर विलास है 1900 ईस्वी में लिखा गया और राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है। जबकि कनक सुंदर है 1903 ईस्वी में लिखा गया और राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है। प्रथम उपन्यास है। विश्रांत प्रवास 1904 ईस्वी में लिखा गया और राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो फाट का जंजाल इनकी रचनाएं, और मोती की कंठी इनकी रचनाएं, बुढ़ापा का सगाई इनकी रचनाएं। तो इनकी रचनाएं रचनाएं कौन कौन सी है? ये तो फाट का जंजाल, फाट का जंजाल। दूसरी कौन सी है? कंटीरा मोती, मोती और कंटी, ये बोलो, मोती और कंटी। मोती और कंटी, ये भी इनकी रचनाएं है। और तीसरी कौन सी है? तो बुढ़ापा की सगाई। बुढ़ापा सगाई, ये भी इनकी रचना है। तो कई बार इनकी रचनाओं के बारे में पूछ लिया जाता है कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। तो रचनाएं कौन कौन सी है? फाटकारा जंजाल, मोतियोरी कंठी और बुढ़ापा की सगाई। कई बार केसर विलास के बारे में पूछ लिया जाता है कि कब लिखा गया। तो जो प्रथम नाटक है, जो 1900 ईस्वी में लिखा गया, राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है केसर विलास। जबकि राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है कनक सुंदर और राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी है विश्रांत प्रवास। कनक सुंदर 1903 में लिखा गया, जबकि जो विश्रांत प्रवास है 1904 में लिखा गया। और जो शिवचंद्र भट्टिया है, इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? तो फाटका का जंजाल, फाटका का जंजाल, और उसके बाद में मोतियों की घंटी, मोतियों की घंटी, बुढ़ापा की सगाई, ये तीन इनकी रचना है। तो ये हमने देखा शिवचंद्र भट्टिया के बारे में। कहाँ से संबंधित है? डीडवाना नागौर से संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछेगा तो पूछेगा कि जो केसर विलास है, कनक सुंदर है, विश्रांत प्रवासी, किसके द्वारा? तो ये भरतिया के द्वारा। उनकी रचनाएं कौन सी? फाट का जंजाल, मोतियोरी कंठी और बुढ़ापा की सगाई। तो इनके बारे में पूछ सकता है। तो ये हमारा साहित्यकार हुआ कौन सा? शिवचंद्र भरतिया। अब इसके बारे में देखते हैं श्री लाल नथमल जोशी, जो कि कहां से संबंधित थे? बीकानेर से संबंधित थे। श्री लाल नथमल जोशी, श्री लाल नथमल जोशी। श्री लाल नथमल जोशी, श्री लाल नथमल जोशी। लाल श्री लाल नथमल जोशी, जो कहां से संबंधित थे? बीकानेर से। कहां से थे? बीकानेर से। बीकानेर से संबंधित थे। अब इनके बारे में देखते हैं कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी है।
तो सबसे इनकी जो रचनाएं हैं वही प्रमुख है, और तो कुछ जानने की बात है नहीं, लेकिन जो रचनाएं हैं उनको ध्यान रखना। तो सबसे पहले इनकी रचना है आबाई पटकी। आबाई पटकी, आबे पटकी इनकी प्रमुख रचना है। आबे पटकी, आबे पटकी इनकी प्रमुख रचना है, जो कब लिखी गई? 1956 ईस्वी में लिखी गई। 1956 में, 1956 ईस्वी में लिखी गई। कौन सी? आबई पटकी इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अब जो हमने देखा कौन सा? कनक सुंदर, जो उपन्यास था, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास। लेकिन जो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्वतंत्रता के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद जो राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा था? यही था। कौन सा? आबाई पटकी। स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास। स्वतंत्रता के बाद राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा था? आबई, आबे पटकी। ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये श्री लाल नथमल जोशी के द्वारा लिखा गया, जो कहाँ से संबंधित थे? बीकानेर से संबंधित थे। और इनकी क्या थी? तो और रचनाएं थी इनकी एक बिरणी दो बिंद। एक बिरणी दो बिंद, यहां लिखता हूं रचनाएं। एक बिरणी, बिरणी दो बिंद, दो बिंद, ये भी इनकी क्या थी? ये भी इनकी रचनाएं थी। एक बिरणी दो बिंद। पर्णवड़ी कुंवारी, ये भी इनकी रचनाएं थी। पर्णवड़ी कुंवारी, पर्णवड़ी कुंवारी। सूरज बाबरा बेटी जवाई, ये भी इनकी रचना थी। कौन सा? सूरज बाबरा बेटी जवाई, ये भी इनकी रचना थी। सूरज बाबरा बेटी जवाई, सूरज बाबरा बेटी जवाई, ये भी इनकी रचना थी। किनकी? श्री लाल नथमल जोशी की। और क्या थी? तो कनेर और गुलाब, कनेर और गुलाब, मेहंदी और आपना बापूजी। कनेर और गुलाब, कनेर और गुलाब, ये भी इनकी रचना थी। कौन सी? कनेर और गुलाब। हो गया मेहंदी, मेहंदी, ये भी इनकी रचना थी। आपना बाबूजी, ये भी इनकी रचना थी। आपना बाबूजी। तो ये थी श्री लाल नथमल जोशी के, श्री लाल नथमल जोशी के बारे में कुछ प्रमुख रचनाएं। तो जो बीकानेर से संबंधित थे, सबसे पहले तो ये कहां से संबंधित थे? बीकानेर से संबंधित थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में आबे पटकी है, जो कि 1956 में लिखी गई, जिसे क्या कहते हैं? स्वतंत्रता के बाद प्रथम उपन्यास की संज्ञा दी गई है, यानी आजादी के बाद लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा था? तो ये आबे पटकी था। और पहले कौन सा था? तो पहले था कनक सुंदर। कौन सा था? कनक सुंदर। उसके बाद देखा एक की रचनाएं कौन सी थी? तो एक बिरणी दो बिरणी की रचनाएं थी। पर्णवरी कुंवारी थी। सूरज बापरा बेटी जवाई, ये भी इनकी रचना थी। और कनेर और गुलाब इनकी रचना थी। मेहंदी इनकी रचना थी। और आपना बापूजी, ये भी इनकी रचनाएं थी। तो ये हमने देखा श्री लाल नथमल जोशी के बारे में। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, उसे हम उसमें हम जो हमारा साहित्य और साहित्यकार का टॉपिक है क्लास संस्कृति में, इसको हम पूरा कर लेंगे। उसके बाद में जो अगली नेक्स्ट क्लास होगी उससे हम हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो जो अब जो लास्ट क्लास होगी अपनी, नेक्स्ट क्लास होगी, अगली क्लास होगी कल, उसमें इस टॉपिक को कंप्लीट रूप से हम कवर कर लेंगे। तो दोस्तों साथ के साथ पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, टॉपिक को कवर करते रहो और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहो।
आपको जरूर सफलता मिलेगी। निरंतर मेहनत करते रहो, ईमानदारी से मेहनत करते रहो, बार बार रिविजन करो। सफलता का मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। सफलता का अगर पानी है हमें, तो उसका एक ही रास्ता है, क्या? कठिन परिश्रम। हमें मेहनत करनी ही होगी। अगर हमने ईमानदार से मेहनत करना सीख लिया तो कन्फर्म है, आपके पास पैसे हो चाहे नहीं हो, आपके साथ लोग हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर आपके साथ किताबें हैं आपके पास, तो आप ऊंचाइयों से ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हो। बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर आप पहुंच सकते हो। अपनी बुलंदियों को आप छू सकते हो। अपना लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, रेगुलर पढ़ते रहो, आर के वाई पी क्लास को सब्सक्राइब करते रहो। आर के वाई पी क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो। और हाँ, कुछ कमी है तो कमेंट कर दिया करो। अगर जैसे मैं कोई इंसान हूँ, ईश्वर तो नहीं हूँ कि गलती नहीं हो, मेरे से भी गलती होगी, कहीं ना कहीं चूक होगी, तो अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझकर कमेंट कर दिया करो कि शायद ये गलती इस प्रकार हुई है, हो तो। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक भी पॉइंट में गलती से कोई अलग नहीं लिख सकूं। मतलब आपका जो नोट्स है उसमें पूरी सकारात्मक जो पॉइंट है वो लिखाया जा सके। तो जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मैं उसको पूर्ण रूप से सही तौर पर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी मेरे साथ लगन से नोट्स बनाते रहो और साथ के साथ रिविजन करते रहो। हम इनके बारे में एमसीक्यू भी लगाएंगे। जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम एमसीक्यू देखेंगे, टोटल एमसीक्यू देखेंगे। फिर हम और बोर्ड के माध्यम से देखेंगे। तो हम पूरा कोशिश करेंगे सिलेबस को एकदम बिल्कुल कंटेस्ट करने की। तो आप जुड़े रहो आके वाईपीसी क्लास से। अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ कि वहां पर आर एस सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस अकॉर्डिंग संपूर्ण क्लास कराई जा रही है। दोस्तों, पूरा सिलेबस करवाया जाएगा यूट्यूब पर। ये नहीं है कि आधा करके छोड़ दिया जाएगा, नहीं, पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। तो तब तक आप रिविजन करते रहो। अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम साहित्य का जो टॉपिक है हमारा साहित्य और साहित्य का, उसको कंप्लीट कर लेंगे। और जो आपका टारगेट है उसको अपनी नजर में रखो। बड़ा का सम्मान करो, छोटों को प्यार दो, अपने माता पिता का सम्मान करो, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करो कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।